नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के चैप्टर नंबर 4 इनकम अंडर द हेड सैलरी को लेकर के, और सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये 11th क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर टोटल 10 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं, और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सर वो रहेगा प्रोविडेंट फंड, जिसको आप लोग शॉर्ट में पीएफ के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। बाय डिफरेंट ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग पीएफ के नाम से भी जानते हैं, माने प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं, और काफी किताबों में इसको ईपीएफ के नाम से भी पढ़ाया जाता है। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब सवाल आता है, सर इस पीएफ का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, पीएफ की बात करेंगे, तो पीएफ अपने आप में आपके एम्प्लॉय का एक तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता है, जिसके अंडर आपका एम्प्लॉय एज वेल एज द आपका एम्प्लॉयर पीरियोडिकली कंट्रीब्यूट करता है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका अमाउंट अकमलेट होगा अलोंग विद जो उसका इंटरेस्ट बनेगा आपके पीएफ अकाउंट के अंदर, ये उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसके टर्मिनेशन के टाइम पे, रेजिग्नेशन के टाइम पे या रिटायरमेंट के टाइम पे उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। हालांकि वहां पे कुछ सर्टेन रूल्स रहेंगे, कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, जिनको हम लोग वन बाय वन करके डिकोड करने वाले हैं। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, सर अगर आप लोग बात प्रोविडेंट फंड की करते हैं, तो प्रोविडेंट फंड अपने आप में एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम होता है, जिसके अंडर आपका एम्प्लॉयर एज वेल एज द एम्प्लॉय दोनों क्या करते हैं, पीरियोडिकली कंट्रीब्यूट करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो भी आपका अकमलेटेड अमाउंट बनता है, ठीक है, जो भी आपका अकमलेटेड अमाउंट बनता है और उसका जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा, वो पे किया जाता है किसको, एम्प्लॉय को, उसके रिटायरमेंट के टाइम पे, उसके रेजिग्नेशन के टाइम पे, या फिर उसके टर्मिनेशन के टाइम पे। हालांकि मैंने बताया सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड रूल, माने यहां पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब भी आपके एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होगा, टर्मिनेशन होगा या रेजिग्नेशन होगा, उस टाइम पे उसका प्रोविडेंट फंड का जो भी अकमलेटेड अमाउंट है अलोंग विद जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, वो उसको पे किया जाता है। समझ में आया? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर होता क्या है, अमूमन हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक अकाउंट बनाया जाता है, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, पीएफ अकाउंट के नाम से जानते हो। माने ये क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका प्रोविडेंट फंड अकाउंट हो गया। अब ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पे जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है, जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है, और जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है, सब कहां पे देखने को मिलता है, सर आपको इस पीएफ अकाउंट के अंदर देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग ये कह सकते हैं, सर इस पीएफ अकाउंट के अंदर ना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इस पीएफ अकाउंट के अंदर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। और इसी पीएफ अकाउंट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, तो आपका जो भी अकमलेटेड अमाउंट रहता है, जितने भी टाइम पीरियड के लिए रहता है, उसका क्या बनता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका इंटरेस्ट बनता है। और यही वो अकाउंट रहेगा जहां से ये जो आपका पैसा बनेगा, ये जो अमाउंट बनेगा, जिसको क्या किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका विड्रॉ किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर, जो भी उसका टर्मिनेशन है या रिटायरमेंट है या रेजिग्नेशन के टाइम पे। तो कुल मिला के आप लोग ये कह सकते हैं, सर पीएफ अकाउंट वो अकाउंट होता है, वो जगह होता है जहां पर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन को, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को, और जो भी आपका अकमलेटेड अमाउंट होता है, उसका इंटरेस्ट एक तरीके से इकट्ठा होता है। और ध्यान दीजिएगा, यहीं से, इसी अकाउंट से क्या करेगा एम्प्लॉयर, सॉरी आपका एम्प्लॉय इस पैसे को विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहां पर ये जो आपके अकाउंट है ना एम्प्लॉय, अगर आप लोग यहां पर बुनियादी तौर पे अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट की बात करेंगे, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, सर आपका एम्प्लॉयर है ना, वो 3 तरीके के अकाउंट ओपन करता है। जैसे सबसे पहले कहेंगे आपका एक होता है एसपीएफ अकाउंट, जिसको आप लोग स्टेटरी प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। एक आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है, एक आपका अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, अब ये जो आपका बेसिकली ये तीनों तरीके के जो प्रोविडेंट फंड है,
इनको ओपन कौन करता है सर? एम्प्लॉयर ओपन करता है। लेकिन इनके अलावा आम जन के लिए भी एक अकाउंट होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो? पीपीएफ कहते हो। इसको आप लोग, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहां पे किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती है, कोई भी आम जन किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो वो पीपीएफ अकाउंट के अंदर अपना पैसा एक तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। इसको आप लोग एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपका जो एम्प्लॉय है उसको 100% सैलरी मिला है, ठीक है। अब उसका बेनिफिट क्या होगा ये बात समझिएगा प्रोविडेंट फंड के अंदर। अब उसने क्या किया, अपनी सैलरी का 10% हिस्सा ना इस प्रोविडेंट फंड के अंदर रख दिया। अब जितना हिस्सा यहां पर अप टू 12% की बात होती है, मान लीजिए 10% इसने अपने प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर ने पैसा डाला, तो इतना ही सेम अमाउंट 10% कौन डालेगा? माय डियर फ्रेंड्स, एक तरीके से आपका एम्प्लॉयर डालेगा। तो यहां पे ये इसके मन में एक लालच आ गया कि अगर मैंने 1000 रुपया हर महीना सेविंग किया प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो 1000 रुपया कौन डाल देगा सर? एम्प्लॉयर डाल देगा। अलोंग विद जो भी आपका अमाउंट बनता है ना, उसका क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? इसको इंटरेस्ट भी मिलेगा। समझ में आया? तो ये एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आमूमन जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने पैसे को पीएफ की टर्म में रखते हैं, क्योंकि उनको इस तरीके के बेनिफिट आमूमन एम्प्लॉयर की तरफ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस बात का आई होप कि क्लैरिटी हो गया होगा कि एग्जैक्टली प्रोविडेंट फंड अकाउंट का मीनिंग क्या होता है और प्रोविडेंट फंड की बुनियादी डेफिनेशन क्या होती है। एक बार अगर आपको यह समझ में आ गया कि सर प्रोविडेंट फंड का मीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अगर आप लोग टाइप ऑफ द प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो टोटल हमारे पास 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं, जहां पे सबसे पहला प्रोविडेंट फंड होता है एसपीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसके बाद होता है आपका आरपीएफ, जिसको आप लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। एक आपका होता है यूआरपीएफ, जिसको आप लोग अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। एक आपका होता है पीपीएफ, जिसको आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी अहम जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ये जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है ना, इसको कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, कई बार काफी सारी यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं और कई बार लोकल अथॉरिटीज आ जाती है, ठीक है। तो जितने भी आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, काफी सारी यूनिवर्सिटीज और लोकल अथॉरिटीज द्वारा, ठीक है। अगर आप लोग रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं तो दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होते हैं जिनको आपका सीबीडीटी द्वारा अप्रूवल मिलता है। जो सीबीडीटी यानी कि सीबीटी द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द टैक्सेशन जो होता है, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज होते हैं। और जो रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं। और पहले तीनों को ओपन कौन करता है? मैंने बताया एम्प्लॉयर ओपन करता है। आम जन के लिए कौन सा प्रोविडेंट फंड अवेलेबल होता है? इसको आप लोग पीपीएफ के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इन चारों के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से सबसे जरूरी कौन सा रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एक पॉइंट अक्सर सैलरी कैलकुलेशन के या कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज जो पॉइंट नंबर 2 में आपको समझाऊंगा ना आज की क्लास के अंदर, दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखना है ताकि आप लोग तमाम पॉइंट्स को यहां पे क्लियर कर पाए। समझ में आया? तो अब हम वन बाय वन करके इन तमाम चीजों को समझेंगे। सबसे पहला प्रोविडेंट फंड कौन सा रहेगा? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रहेगा, जिसको आप लोग एसपीएफ के नाम से जानते हैं। अब इनका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वो प्रोविडेंट फंड होते हैं जिनको मेंटेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, यूनिवर्सिटीज द्वारा और लोकल अथॉरिटीज द्वारा, अलोंग विद आप लोग कह सकते हो जितने भी आपके स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो दीज अकाउंट आर कॉल्ड, इनको आप लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या कहते हो? इनको आप लोग एसपीएफ कहते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी प्रोविडेंट फंड के अंदर होता है तो वो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, अगर आप लोग टैक्स के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हो, क्योंकि यहां पर जो आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ध्यान से समझना, इंप्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूट किया माय डियर फ्रेंड्स, वो अमाउंट क्या रहेगा? आपका एग्जम्प्ट रहेगा। समझ में आया? इंप्लॉयर ने अगर कोई भी कंट्रीब्यूट किया है तो एग्जम्प्ट रहेगा। अब आपका इंप्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और इंप्लॉय ने अगर ओल्ड रेजिम ऑप्ट किया है तो वहां पर उसको डिडक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता
जाता है डिडक्शन। याद रखना अंडर द सेक्शन 80C उसको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा अगर यहां पर जो भी उसका इंटरेस्ट बनता है वो भी क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आप लोग यहां से पैसा विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ये अमाउंट भी क्या रहता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका एग्जम्प्ट रहता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं स्टेटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर आपको हर तरीके से क्या होता है, सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, सबसे कम टैक्स किस प्रोविडेंट फंड के अंदर रहता है सर, आपका स्टेटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर रहता है। एक प्यारी सी टेबल मैंने आप सभी के सामने रखी हुई है, इस पर जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर सारे पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर उसने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंडर, ठीक है। अब ये जितने भी डिडक्शन वाला चैप्टर होगा ना वहां पे मैं इनको कवर कराऊंगा। इंटरेस्ट जो भी क्रेडिट होता है वो फुल्ली सब एग्जम्प्ट होता है, हालांकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं, उनको हम लोग यहां पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। विड्रॉवल भी यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, फुल्ली एग्जम्प्ट देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये फुल्ली एग्जम्प्ट रहता है मोटा मोटा, तो यहां पर एग्जामिनर बहुत कम चांस है कि आपके सैलरी के कंप्यूटेशन के क्वेश्चन के अंदर ना इस तरीके के स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के टॉपिक को डालेगा। सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड जिसको आप लोग आरपीएफ कहते हैं, जहां पे कैलकुलेशन करना होता है, वो वाला पॉइंट स्टूडेंट्स के फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं ये पहला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, जिसको आप लोगों ने एसपीएफ के नाम से जाना। इसके टैक्स ट्रीटमेंट का मामला भी आपको बुनियादी तौर पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सबसे जरूरी टॉपिक पर चलते हैं जो आज की क्लास का हमारा एजेंडा है, जिसको आप लोग क्या कहेंगे, आरपीएफ के नाम से जानेंगे, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के नाम से जानेंगे। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसको सीबीटी द्वारा यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द टैक्सेशन जो होता है उसके द्वारा रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। बल्कि अगर आप लोग इनकम टैक्स के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर या इनकम टैक्स का जो भी आपका एक्ट है उसके अंदर जिस भी प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है बाय द कमिश्नर, समझ में आया, यानी कि आपका जो प्रोविडेंट फंड है उसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया है बाय द कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आरपीएफ कहलाएगा, सॉरी आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे, अ प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर। देखिए ये बात लिखी हुई है ना, अगर आपका कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज कर देता है आपके प्रोविडेंट फंड को, तो माय डियर फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, वो आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहलाता है। समझ में आया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर भी जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर किया, तीन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की कर रहे हैं, और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर सबसे पहले तो आपको क्या करना है सर, आपके इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं सर, आपके इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन देखना है। सेम अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करता है सर, आपका इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो सर आपको इसके कंट्रीब्यूशन को भी चेक करना है और इसके टैक्स ट्रीटमेंट को भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो आपको माय डियर फ्रेंड्स फोकस करना है, सर आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर ना आपका क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। यानी कि जो आपका टैक्स एक तरीके से इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है, क्या बनता है, ब्याज। तो उस ब्याज का कैसे ट्रीटमेंट होगा ये भी आपको एक तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो कुल मिलाकर के यहां पर आपको 3 पॉइंट पर चर्चा करनी है, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन को लेकर के, इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को लेकर के और इंटरेस्ट को लेकर के, ठीक है। अब कुल मिलाकर के इंटरेस्ट की अगर आप लोग बात करते हैं, मान लीजिए आपका पैसा प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका जो इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, यहां पर ध्यान रखिएगा 9.5% तक का जो इंटरेस्ट है ना वो आपका एग्जम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, समझ में आया। तो ये जो आपकी अमाउंट है ये क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी एग्जम्प्ट होती है। इससे ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जितना ज्यादा होगा, पूरा नहीं, मान लीजिए 10% है तो 0.5% ज्यादा गया तो 0.5% आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन के हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज की क्लास के अंदर किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं सर, आपके इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को लेकर के चर्चा करेंगे। और इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप सभी की स्क्रीन के सामने है, हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, टैक्सेबिलिटी ऑफ द इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या कहता है ये आपको ध्यान में रखना है। सर आपके इंप्लॉय का सैलरी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सैलरी। मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं, यहां पे जो भी आपके इंप्लॉयर का सैलरी बनता है, सैलरी का मतलब यहां पे सिंपल रहेगा सर, आपका जो भी बेसिक सैलरी है अगर आप लोग उसके अंदर डीए को ऐड कर देते हो, डीए कौन सा चाहिए सर, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट वाला चाहिए। कौन सा चाहिए सर, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला चाहिए।
तो ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका सैलरी कहलाएगा। अब इस सैलरी का ध्यान दीजिएगा, इस सैलरी का अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप टू 12%, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, अप टू 12%, सर इसको एग्जम्प्ट रखा गया। क्या रखा गया है, एग्जम्प्ट रखा गया है। लेकिन अगर आप लोग एक्सीड करते, क्या करते हैं, एक्सीड करते हैं, किससे एक्सीड करते हैं, सर आप लोग 12% ऑफ द सैलरी को एक्सीड करते हैं, तो सर ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की अगर आप लोग बात करते हैं तो इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के अंदर या इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन के अंदर यहां पर प्रोविडेंट फंड के अंदर आपकी सैलरी का क्या मीनिंग है, बेसिक सैलरी प्लस में डीए, जो भी आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है वो वाला 12% तक अगर इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है सैलरी का तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। अब 12% से एक्सीड किया है तो सर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि 12% से मान लीजिए एक्सीड कर लिया तो क्या पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा या जितना एक्सीड हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि 12% तो आपका एग्जम्प्ट रहेगा, प्लस में जितना भी अमाउंट हुआ है ना, ये अमाउंट माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आया? मान लीजिए आपने कुल मिलाकर के 20% कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 20% के ऊपर ही टैक्स लगेगा, नो, यहां पे आपको ध्यान देना है 20% के अंदर 12% एग्जम्प्ट रहेगा, ऊपर कितना गया सर, 8% ऑफ द सैलरी, तो ये क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो बात मैंने आपको बताई बेहद आसान है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, क्लियर रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन बातों को प्रोफेशनली कैसे लिखना है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अगर आप लोग पढ़ते हैं, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू द 12% ऑफ द सैलरी एग्जम्प्ट रहेगा। अगर आपने एक्सीड किया है 12% ऑफ द सैलरी, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा परक्यूस्टीज के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा किसके अंदर टैक्सेबल होगा, सर परक्यूस्टीज के अंदर टैक्सेबल होगा। इसीलिए मैं पिछले सेशन में इसको परक्यूस्टीज के अंदर पढ़ाया था, लेकिन क्योंकि आपका रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम भी है तो इस बार मैंने इसको रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर कवर कराया है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो इसको प्लीज ध्यान दीजिएगा। कई टीचर इसको परक्यूस्टीज का पार्ट भी पढ़ाते हैं तो गलत नहीं है, 100% सही वही रहता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे ना आपका एक तरीके से रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको यहाँ पर कंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, यहाँ पे एडिशनल लिमिट भी दिया गया है। एडिशनल लिमिट को जस्ट आपको एक बार पढ़ लेना है, क्या कर लेना है, एक बार रीड कर लेना है। सर एडिशनल लिमिट क्या कहता है, एडिशनल लिमिट कहता है इफ द एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम एंड जो भी आपका अप्रूव्ड सुपरेंशन फंड होता है, ठीक है ना, यानी कि इन तीनों फंड को मिला करके एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, ध्यान दीजिएगा, इन तीनों फंड को मिला करके एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी एग्रीगेट की अगर आप लोग बात करते हैं, अगर आपका ये जो एग्रीगेट अमाउंट है ये एक्सीड कर जाता है, किसको एक्सीड कर जाता है माय डियर फ्रेंड्स, करीब करीब आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 7.5 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो द एक्सेस इज टैक्सेबल एज ए परक्यूस्टेज। समझ में है? तो जो आपका एक्सेस अमाउंट होगा तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। हालांकि ये वाला पॉइंट हमारे ग्रेजुएशन के प्रोस्पेक्टिव से आज तक नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूं ताकि कोई भी पॉइंट आपका रहे ना, तो मैंने इसको भी कवर करा दिया है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया, क्या क्लियर किया कि सर अगर आप सैलरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी का मीनिंग, मायना और अर्थ क्या होता है, अभी अभी हमने कवर किया। सर अगर आप लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी का मीनिंग होता है सर आपको क्या करके चलना है, सर आपको बेसिक पे लेकर के चलना है, या फिर इसको आप लोग बेसिक सैलरी भी कहते हैं, ठीक है। प्लस में आपको क्या लेना है, सर आपको डीए लेना है, और ये कौन सा लेना है, सर रिटायरमेंट फैक्टर वाला लेना है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, सर आपके परक्यूसरी, आपका ये क्या है, प्रोविडेंट फंड की कैलकुलेशन के लिए सर आपको यहां पर सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। तो सैलरी का ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने यही बात लिखी हुई है, अगर आप लोग यहां पर गौर फरमाएंगे तो बेसिक सैलरी प्लस में डियरेंस अलाउंस जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है इनको तो आपको ऐड करना है, लेकिन यहां पे हम लोग किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ना तो यहां पे एचआरए इंक्लूड होता है, ना बोनस इंक्लूड होता है, ना कमीशन इंक्लूड होता है, ना अदर अलाउंस इंक्लूड होते हैं, ना ही परक्यूस्टीज इंक्लूड होता है। इनमें से कोई भी चीज इंक्लूड नहीं होता है। इंक्लूड केवल दो ही पॉइंट रहेंगे। सबसे पहला क्या रहेगा, सर आपका बेसिक सैलरी रहेगा, प्लस में सर आपका क्या रहेगा,
डीए रहेगा और डीए भी कौन सा रहेगा सर, आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला रहेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी थिंग, जिसको आपको एक बार याद कर लेना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। ठीक है, तो ये सर किसकी डेफिनेशन है सर, ये आपके सैलरी की डेफिनेशन है। एक बार माय डियर फ्रेंड्स प्लीज प्लीज इसको जरूर गौर फरमाइएगा। इज इट क्लियर, समझ में आई इतनी बातें? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका जो पहला टॉपिक था ना हमारा, जिसको आपने क्या कहा था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया था ना, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट को तो बाद में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के अंदर एज सच आपको कोई ज्यादा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय जो आपका कंट्रीब्यूट करता है, जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, ध्यान दीजिएगा, वो क्वालिफाई करता है डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C, और यहाँ पे एक लिमिट दी गई है, ध्यान दीजिएगा, एक लिमिट तक ही है। एंड एप्लीकेशन ये आपका एप्लीकेबल है टैक्स रेजिम के अंदर। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं अमूमन जो ये सारी चीजें हैं, आपको जो भी डिडक्शन दिया जाता है वो किस रेजिम में दिया जाता है सर, ओल्ड रेजिम में दिया जाता है। और यहाँ पर भी आपको कुछ एक तरीके से एग्जम्पशन लिमिट देखने को मिलेंगी, जो हम लोग डिडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी आपको केवल ध्यान देना है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर भी आपको डिडक्शन देखने को मिल जाता है। एम्प्लॉयर का तो हम लोग समझ चुके, 12% तक एग्जम्प्ट रहेगा, 12% से ऊपर जाते हो तो आपका टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर रहा। अब तीसरा पॉइंट क्या रहा सर, जो ब्याज है, जो आपने क्या कहा सर, आपने ब्याज है, ब्याज की भी मैंने बताया 9.5% तक आपका क्या रहेगा, एक तरीके से एग्जम्प्ट रहेगा। 9.5% से जितना ज्यादा ब्याज आपका बनेगा ना, वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है सर। इंटरेस्ट क्रेडिट जो होता है ना आपका रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर, वो आपका एग्जम्प्ट होता है अप टू ए प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब ध्यान दीजिएगा, इन नोट्स के अंदर यहां पर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट नहीं डाला गया है, तो आपको याद रखना, वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कितना है, 9.5% ऑफ द सैलरी। ठीक है, फिर 9.5% यानी कि 9.5% आपका क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। 9.5% से जितना ज्यादा एक्सीड करता है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक छोटा सा नियम है। बाकी ये जो आपके पॉइंट है ना, जहां पे आप लोग एक लिमिट तो मैं बता चुका हूं, जैसे 2.5 लाख हो गया और ये 5 लाख हो गया, ये वाले पॉइंट हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, यानी कि ग्रेजुएशन में नहीं पूछे जाते हैं। तो प्लीज एक बार इस पॉइंट को जरूर गौर फरमा लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा जरूर। कई बार अगर गलती से ना करे नारायण ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको टैकल कर पाए, बाकी आएगा नहीं। अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट के केस में केवल और केवल 9.5% तक एग्जम्प्ट रहेगा। 9.5% से अगर आप लोग एक्सीड करते हैं तो एक्सीडिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि आपका रिकॉग्नाइज जो आपका प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, उससे आपने पैसा निकाला। पैसा कब निकाला, अगर आपकी सर्विस का 5 साल कंप्लीट हो चुका है तो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। आफ्टर द कंटीन्यूअस सर्विस ऑफ द 5 ईयर या ज्यादा तो ये आपका फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर आपने बिफोर 5 ईयर निकाल लिया तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन। समझ आया? ये आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। अगर आपने 5 साल से पहले अपना जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला है तो 5 साल से पहले रहेगा तो वह टैक्सेबल होगा। 5 साल के बाद निकालते हो तो आपका फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो अभी तक हमने 2 मुद्दों पर चर्चा की, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेकर के, एसपीएफ जिसको आप लोग स्टेटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, उसको लेकर के हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर आपके अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेकर के और पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर के। ठीक है, अब अनरिकॉग्नाइज और पब्लिक को समझने से पहले ना हम एक अच्छी सी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छा खासा समय लगता है न्यूमेरिकल के अंदर, ताकि हम लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ पाए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के कॉन्सेप्ट को यहां पर समझ पाए। ठीक है, ये वाली जो इलिस्ट्रेशन है 4.47, मैं कहूंगा ये आपका स्टार न्यूमेरिकल है, क्योंकि पीछे जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना, उन सब का रिवीजन आपको इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ए राम किशन ए मैनेजर ऑफ द फर्म कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सैलरी, द असेसमेंट ईयर कितना है, 26-27 है। राम किशन ऑफ टैक्स अंडर द ओल्ड रेजिम। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम सिर्फ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यहां पे आपके जितने भी डिडक्शन है वो एलो किए जाते हैं
और यहाँ पे न्यू रेजिम के अंदर ना आपको कोई भी डिडक्शन एलो नहीं किए जाते। ठीक है, अब क्या क्या गिवन है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पर मंथ क्या दिया गया है, बेसिक सैलरी दिया गया है 23,400 है। अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरे साल का सैलरी मिल जाएगा। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, डियरेंस एलोवेंस दिया हुआ है, डियरेंस एलोवेंस के अंदर ना रिटायरमेंट बेनिफिट का पूरा पार्ट है, 4,000 रुपया दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी बात है, ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है सर, आपका 2880 है। ठीक है ना, पर मंथ है ये आपका 2880 पर मंथ है। ठीक है, आगे क्या दिया गया, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है, 2880 दिया गया है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कितना है, 13% है, पर एनम है, और ये कितना है 46,800 दिया गया है। हाउस रेंट अलाउंस आपका कितना है, आपको 7200 रिसीव हुआ है, और रेंट पेड फॉर हाउस दिल्ली के अंदर कितना दिया गया है, 13,800 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेडिकल अलाउंस पर मंथ कितना है, 1,000 रुपया है। इसके अलावा आपको एक रामकिशन की तरफ से एक मोटर कार 1.3 लीटर कैपेसिटी का प्रोवाइड किया गया है, जो ऑफिशियल और प्राइवेट यूज के लिए है। और यहाँ पर एक्सपेंस को कौन वियर कर रहा है सर, आपका इंप्लॉयर वियर कर रहा है। टोटल कितना अमाउंट दिया गया है, 40,000 रुपए दिया गया है। और प्रोफेशनल टैक्स जो पे किया गया है 800 रुपए पे किया गया है। इसका ट्रीटमेंट हमने नहीं पढ़ा है, बाकी जितने भी पॉइंट है ना हम सब कवर कर चुके हैं। सबसे पहले कुछ कुछ बुनियादी बातें हैं जो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अगर आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक सैलरी आपका 23,400 रुपया एक महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2,80,800 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, डियरेंस अलाउंस कितना है, 4,000 रुपया एक महीने का है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48,000 हो जाएगा, पूरा का पूरा रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। ठीक है, सैलरी फॉर एचआरए, दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी थिंग। मैंने बताया था सैलरी फॉर एचआरए के अंदर ना आपको 2,80,000 प्लस में 48,000 ऐड करना है, रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डीए प्लस में दोनों ऐड कर देंगे तो 2,80,000 के अंदर अगर आप लोग 48,000 ऐड करते हैं तो 3,28,800 आ जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। जब भी आप लोग एचआरए की बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3,28,800 आपका सैलरी बनता है। ठीक है, अब एचआरए को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सबसे पहले देखिए एचआरए एग्जैक्टली एग्जिस्ट कहां पे करता है, दिल्ली। दिल्ली का मतलब मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी का मतलब सैलरी जो निकला है उसका 50% कंपोनेंट आप लोग लेकर के चलते हैं। मेरे को नहीं पता आपको याद है या नहीं याद है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। अगर आप लोग एचआरए कैलकुलेट करते हैं, मैं यहाँ पे करा देता हूं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स एचआरए को कैलकुलेट करते हैं तो एचआरए को कैलकुलेट करते वक्त मैंने 2-3 पॉइंट आपको बताए थे। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिस्ट लेकर के चलना है। आपका सैलरी कितना बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका सैलरी बन रहा है टोटल कितना सैलरी था, 3,28,800। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका अमाउंट आ गया 3,28,800 करके आपका सैलरी आ गया। ठीक है, ये कितना है आपका सैलरी है। अब आपको क्या करना है सर, आपको एक्चुअल में कितना रिसीव हुआ है एचआरए। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल में जो आपको रिसीव्ड हुआ है सर, आपको 7200 रुपए के हिसाब से 12 महीने का रिसीव हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे। 7200 को अगर आप लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होएगा, ध्यान दीजिएगा, 7200 आपने लिया, मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 12 से, तो 86,400 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एक्चुअल रिसीव एचआरए है। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया था सर, आपने जो रेंट पे किया है माइनस में आप लोग क्या करेंगे, आपकी सैलरी का 10%। ठीक है, अब रेंट पेड कितना किया है, क्वेश्चन के अंदर गिवन था, अगर आप सभी को याद हो तो हमने यहाँ पे देखा था रेंट पेड कितना है, रेंट पेड है 13,800 रुपए पर मंथ। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 13,800 को आप लोग कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा, 13,800 मल्टीप्लाई में 12। जस्ट ए मिनट, हम लोग क्या करेंगे, 13,800 लेकर के चलेंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे 12, वी गोट 1,65,600। ठीक है, तो कितना आ गया, 1,65,600 आ गया, माइनस आपको पकड़ना है सैलरी का 10%। सैलरी कितना है, 3,28,000 है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 32,880। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये कितना हो गया सर, आपका 32,000 आपका कितना बना, 880 रुपीज बन गया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग निकालते हैं तो इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे,
32,880 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा 1,32,720। तो आप लोग क्या कहेंगे 1,32,720 रुपया आपको यहाँ पे मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या था, अगर आप लोग मेट्रो सिटी में है तो आपको क्या करना है 50% ऑफ सैलरी लेकर के चलना है। अब 50% ऑफ सैलरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो 3,28,800 का 50% निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 3,28,000, तो 3 लाख आपका कितना है 28,800 है। ठीक है, ठीक है, कितना 3,28,800 मल्टीप्लाई में अगर आप इसका 50% लेते हैं तो 1,64,400 बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे 1,64,400 रुपए। अब हमने नियम क्या पढ़ा था, जब भी आप लोग एक्चुअल में एचआरए को कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों अमाउंट के अंदर से हमें लिस्ट अमाउंट को पकड़ करके चलना है, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप लोग टेक्निकली सोचते हैं तो एग्जम्प्ट कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कम है, ये कम है, ये कम है, यही कम है, यानी कि कितना हो गया 86,400 रुपया एग्जम्प्ट हो गया है। तो अगर आप लोग यहाँ पे टैक्सेबल एचआरए निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे सर, टैक्सेबल एचआरए एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ 86,400 हुआ है, माइनस में हमारा एग्जम्प्ट कितना है सर 86,400 है, कितना बच गया सर आपका नील बच गया, माने जो आपका एचआरए एग्जम्प्ट होगा वो कितना होगा 0 होगा। समझ में आया। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया है देवियों और सज्जनों, ध्यान दीजिएगा। एचआरए कितना रिसीव हुआ 86,400, रेंट पे कितना किया है 1,65,600। 3 पॉइंट हम लोग निकालते हैं, एक्चुअल में रिसीव से रेंट पेड माइनस में 10% ऑफ द सैलरी हमने निकाल लिया, कितना है 1,32,700, उसके 50% कितना आ गया 1,64,400, एग्जम्प्ट अमाउंट लिस्ट कितना है 86,400, तो टोटल कितना बन जाएगा नील। ठीक है, समझ में आई, ये आपको ट्रीटमेंट समझ में आ गया, बाकी सब तो फॉर्मेट के अंदर डालना, बस ट्रीटमेंट आपको समझना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप लोग ध्यान देंगे, अब सबसे जरूरी बात आती है आपके आरपीएफ को लेकर के, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को लेकर के। ठीक है, अब पीएफ की अगर आप लोग बात करते हो तो पीएफ के अंदर एक तो इंटरेस्ट वाला कंट्रीब्यूशन है, एक 13%। ठीक है, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेसिक पे प्लस में डीआरएस अलाउंस, बेसिक पे 2,80,800 है, डीआरएस अलाउंस टोटल करेंगे तो 3,28,800 हो जाएगा। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना, देखिए दोनों का सेम था 2,880 रुपया पर मंथ, दोनों का सेम था, तो इंप्लॉयर का कितना बनेगा 2,880 मल्टीप्लाई में 12 कितना आ गया 34,560। ठीक है, कितना आ गया 34,560। अब ध्यान दीजिएगा हमने नियम क्या पढ़ा था, इंप्लॉयर अगर उसकी सैलरी का अप टू 12%, हमने यही पढ़ा था ना, अप टू 12% क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है तो एग्जम्प्ट रहेगा। अब मैंने क्या किया, इस 3,28,800 का 12% निकाल लिया, क्या कर लिया 12% निकाल लिया। तो 12% अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना बनेगा 39,456 बनेगा। टेक्निकली ये अमाउंट कम है, माने जो इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया टेक्निकली ये अमाउंट कम है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, ये आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग क्या कहेंगे, इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो नील रहेगा, टैक्सेबल। ठीक है, सबसे जरूरी बात बताता हूं सर, इन्होंने बोला इस पॉइंट को कैलकुलेट करने में बच्चों को दिक्कत होती है सर, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो इंटरेस्ट था कितना था सर 13% था, और सर अमाउंट कितना गिवन था सर, अमाउंट था 46,800। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर 46,800 रुपए गिवन था। क्वेश्चन क्या कहता है सर 9.5% तक एग्जम्प्ट रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सर आपका 46,800 आया, ये कितना है सर 13% है, कितने तक एग्जम्प्ट होता है 9.5 तक एग्जम्प्ट होता है, तो अब क्या करना है इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, हम यहां पर 46,800 लेकर के चलेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 13% से, मल्टीप्लाई कर देंगे 9.5 से, तो हमें रिजल्ट मिल गया 34,200। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर 34,200, ये जो आपका अमाउंट है ये अमाउंट क्या है, एग्जम्प्ट अमाउंट है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, टैक्सेबल इंटरेस्ट का मतलब हमें रिसीव कितना हुआ 46,800 रिसीव हुआ है, माइनस में आपको क्या करना है 34,200 को माइनस कर देना है। जैसे आप लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे 46,800 माइनस में कितना हो गया आपका 34,200 हो गया, तो कितना आ गया 12,600। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा सर आपका 12,600 करके क्या आ जाएगा सर आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या निकाला सर 12,600 करके टैक्सेबल इंटरेस्ट निकाला। तो यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां हैं, इनको प्लीज करेक्ट कीजिएगा। 46,800 हमें मिला, 9% के हिसाब से एग्जम्प्ट अमाउंट कितना बन रहा है सर आपका 34,200
बन रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया सर आपका 34,200, इसको करेक्ट कीजिएगा तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आ जाएगा सर आपका 12,600 आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आई मेरी बात? इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब यहाँ पे मोटर कार परक्यूस्टिस की बात थी और यहाँ पे लिखा गया था एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है 1.3 लीटर का है। तो अगर आप सभी को याद हो तो 1.3 लीटर का है तो आपका पहला केस हो जाएगा, 1.6 से कम का है। और ये किस यूज में हुआ है सर? ऑफिशियल और पार्शियल यूज में हुआ है। तो हम क्या करेंगे, केवल परक्यूस्टिस को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ड्राइवर का सैलरी नहीं दिया गया है। अगर आपको याद हो तो 1.6 कैपेसिटी से कम था तो हम क्या करते थे, 1800 लेकर के चलते थे पर मंथ का, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21,600 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये तमाम वैल्यूज हमें यूज करनी है और जस्ट क्या करना है, इनको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर माय डियर फ्रेंड्स बांध करके चलना है। समझ में है? तो हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट के अंदर डाल देंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये बात कही गई है कि सबसे पहले ओल्ड जो आपका टैक्स रेजिम है वो ऑप्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग बेसिक सैलरी लेते हो, 12 महीने का कितना आ गया, 2,80,800 आ गया। डी आपने कैलकुलेट किया 4,000, 12 का 48,000 हो गया। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंस टैक्सेबल आपने निकाल लिया था, कितना आया था, देखिए 86,000 आपका बनता है। एग्जम्पशन आप सभी ने निकाला, लेस किया, कितना आ गया था 86,000। तो मैंने टेक्निकली यहाँ पे बता दिया कितना आ गया आपका HRA नील हो गया, ठीक है। चलिए, मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपए था, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,000 हो जाएगा पूरी साल का। टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन RPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के ऊपर कितना आपका टैक्सेबल इंटरेस्ट बनेगा। तो अभी मैंने बताया सर ये आपका कितना बना था, ये 12,200 नहीं था, आई थिंक 12,600 था, हमने कैलकुलेट किया था ना, तो ये था 12,600। तो प्लीज इसको करेक्ट कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, 12,600 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे मोटर कार परक्यूस्टिज आपने निकाल लिया, कितना आ गया, 21,600 आ गया। अब यहाँ पे टेक्निकली देखिएगा, यहाँ पे एक थोड़ी सी गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना 12,240 के हिसाब से है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 600 माइनस में 240 कितना हो जाएगा, 360। तो ये अमाउंट इसके अंदर 360 ऐड कर देंगे, 3,74,640 प्लस में कितना है 360 अगर आप लोग ऐड करते हो तो अमाउंट आएगा 3,75,000। यस, इसकी जगह कितना आएगा, टोटल कीजिएगा ना आपको पता चल जाएगा 3,75,000, ठीक है। तो ये ओल्ड टैक्स रेजिम है। अब ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हो, लेस अगर आप लोग बात करोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रेजिम के अंदर आपको 75,000 का देखने को मिलता है और प्रोफेशनल टैक्स भी ओल्ड रेजिम के अंदर माइनस होता है 800 रुपए। सबको अगर आप लोग घटाते हो तो 2,98,840 और प्लस में अगर आप लोग यहाँ पे जस्ट मिनट इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो यहां पर भी एक मिस्टेक मिलेगा, आई थिंक इसमें प्रिंटिंग में 3,75,000 के अंदर से ना हमें क्या करना है, माइनस करना है 75,000 को और हमें माइनस करना है 800 को, ठीक है। तो कितना आएगा, 2,99,200, ठीक है। क्योंकि एक गड़बड़ थी तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2,99,200। तो मैं इसको काट करके लिख देता हूं 2,99,200, ठीक है। क्योंकि यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, शायद किताब के अंदर मिस्टेक है तो उसकी वजह से ये हो गया है। बाकी इसको आप लोग रेक्टिफाई कर लीजिएगा और अपने विवेक का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को टैकल करना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप लोग न्यू रेजिम से करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, न्यू रेजिम के अंदर HRA एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एग्जम्पशन आपको ओल्ड रेजिम के अंदर देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल रहेगा, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो ये हो गया, DA कितना हो गया 48,000, हाउस रेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहेगा 86,400, मेडिकल अलाउंस कितना हो गया 12,000। टैक्सेबल इंटरेस्ट यहां पर भी प्लीज करेक्ट कीजिएगा, ये कितना था 12,600 था, तो इसको क्या करेंगे सर 12,600 करेंगे। मोटर कार परक्यूस्टिज हो गया, प्लस में आप लोग क्या करेंगे, इसमें आप लोग जो भी अमाउंट आपका रहता है फिर इसको एक बार दोबारा से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको दोबारा ऐड कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 माइनस कर दीजिएगा, आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया 360 करके आपका एक डिजिट है जो ऐड होगा इस फाइनल आंसर के अंदर। चलिए मैं कर देता हूं वरना बच्चे फिर कमेंट करेंगे, ठीक है। क्या करना है, 360 और ऐड करना बस इसमें, यानी कि आपका 4,61,000 कितना है 40 है। इसके अंदर मेरे को कितना ऐड करना है सर, 360 ऐड करना है, अमाउंट 4,61,400, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना आ गया 4,61,400 आ जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, आपका कितना आ गया, अमाउंट आ गया 4,61,400 आ गया है। अब इसके अंदर से आपको 75,000 माइनस करना है। अगर आप लोग यहाँ पर 75,000 माइनस करते हैं, जस्ट ए मिनट, इसके अंदर से अगर आप लोग 75,000 माइनस करते हैं तो 3,86,400 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जाके यहाँ पे 400 आ जाएगा तो कितना बन जाएगा 3,86,400
400। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे भी करेक्ट कर दिया ताकि जब आप नोट्स को डाउनलोड करें ना तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो आपको एकदम सही डेटा मिले, क्लियर, सही सॉल्यूशन मिले। तो ये माय डियर फ्रेंड्स आपका एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल था जिसको हम लोगों ने डिकोड किया है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के बेस्ड पे ही। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब 10 मिनट और लूंगा मैक्सिमम आपकी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर ना इंप्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट करेगा सर वो आपका हर साल टैक्सेबल नहीं होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगा। इंप्लॉय जो भी कंट्रीब्यूट करेगा सर उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा एटीसी का, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सर ये आपका नॉट टैक्सेबल रहेगा, एनुअली टैक्सेबल नहीं होगा। और इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है ना ये भी एनुअली टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है। यहां पर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो पूरा कहानी है ना वो कब जाएगा सर, आपके रिटायरमेंट के ऊपर जाएगा। एनुअली कुछ भी कैलकुलेट आपको नहीं करना है। ठीक है, अब इसी तरीके से पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करते हो तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन की बात करते हो क्योंकि यहाँ पे इंप्लॉयर तो है नहीं, जो भी आप लोग खुद से कंट्रीब्यूट करेंगे उसका डिडक्शन आपको एटीसी के अंदर मिलेगा अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है। इंटरेस्ट और विड्रॉवल दोनों फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट और विड्रॉवल दोनों क्या रहेंगे, फुल्ली एग्जम्प्ट रहेंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये भी है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर विड्रॉवल का टैक्सेबिलिटी क्या रहेगा। तो इंप्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, इंप्लॉयज के कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन वो कहां पे टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। इंप्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो किसके ऊपर टैक्सेबल होगा सर, सैलरी के ऊपर। ये आपको ध्यान रखना है कौन सा कहां पर टैक्सेबल होगा, आईएफओएस के अंदर टैक्सेबल होगा कि सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टेटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। शॉर्ट में आप कह सकते हो सर आपने आज की क्लास के अंदर प्रोविडेंट फंड या इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड को काफी डिटेल में जाकर के स्टडी कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।